हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप का आज दूसरा दिन सेमीफाइनल का। दो महाशक्तियां इंडिया और इंग्लैंड आज खेलेंगे ऐतिहासिक ग्राउंड में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगर हम आपको पीछे हिस्ट्री में लेकर चले तो हम बात करेंगे, थोड़े से पन्ने पलटे 1983 की हम बात करेंगे। जी हाँ, 1983 में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार फाइनल का रास्ता बनाया था। 1987 में वानखेड़े पर इंग्लैंड ने बदला लिया था। 2022 की अगर हम बात करें तो एडिलेड में भारत को 10 विकेट से हराकर सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 में 2024 में प्रोविडेंस में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 68 रनों से पलटवार कर हिसाब बराबर कर दिया था। और अब 2026 फिर वही सेमीफाइनल, फिर वही दबाव और फिर वही जुनून। जी हाँ दोस्तों, आज सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल का जो मंच है एकदम अलग होता है। यहाँ पर आंकड़े नहीं, हौसले जीतते हैं। यहाँ पर फॉर्म नहीं, फैसले इतिहास बनाते। तो क्या वानखेड़े की रात में फिर से तिरंगा लहराएगा या इंग्लैंड बदला लेकर ये वर्ल्ड कप की तरफ आगे की राह में बढ़ेगा? हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे गेस्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शनीर सिद्दीकी एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। कल का मैच, ऐतिहासिक मैच, फिन एलन की अगर मैं बात करूं तो सबसे तेज शतक उन्होंने लगाया है। और एक बार फिर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को, इस बार हम चौक नहीं बोल सकते हैं, बट एक तरफा मैच हुआ और न्यूजीलैंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत गई। एक बार हम नजर घुमाएंगे आंकड़ों पर। फिन एलन की स्पेसिफिकली, उन्होंने 100 रन बनाए हैं केवल 33 गेंदों में और 10 चौके और 8 छक्के। क्या कहेंगे आप कल न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में सर? तो ऐसा लग रहा था कि फिर इन्होंने कुछ बात की जल्दी थी। मतलब 33 गेंद में 100 रन तो स्कूल टूर्नामेंट, कॉलेज टूर्नामेंट में भी नहीं बनते होंगे, जी, है ना। बाउंड्री छोटी कर दी तब भी शायद बैट्समैन ना बना पाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्या तो खाकर आए थे, क्या पूछे पूछे यहाँ पे रहेगा। और उसमें भी आप देखिए जो उनके बाद के जो 50 रन आए हैं ना, हाँ, वो और जल्दी आए हैं। जी तो जी। मुझे समझ में नहीं आया था कि ये की स्ट्रेटजी क्या थी, या उनको कहा गया था कि आपको सिर्फ मारना है, टीम को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अगर आप जीरो आउट हो गए तो कुछ कहा नहीं जाएगा आपको। देखिए, जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बात करते रहे कि फर्स्ट 6 ओवर्स में जो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो जाएगा फ्लुएंटली, वो तेज जाएगा। वो अगर उसके बैट पे लगने शुरू हो जाए वो और तेज से तेज होता जाएगा, क्योंकि उसको अपनी टीम को सबसे कंफर्टेबल जोन में लाना, बिल्कुल उनकी ड्यूटीज़ ये हैं। आप किसी भी टीम को देखिए, या तो जल्दी आउट हो जाते हैं ऊपर वाले मारते मारते ही, क्योंकि उनका रोल ही ऐसा होता है। उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार तुमने जाके ध्यान से खेलना है। तो ध्यान से खेलने वाली शॉर्ट फॉर्मेट में उनका रोल नहीं है। हाँ, ध्यान से खेलता है, खेला थोड़ा सा मिडिल ओवर में जा सकता है, लेकिन ऊपर के ओवर 6 ओवर में, लास्ट के 6 ओवर्स में यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी बॉलर के लिए, और ना ही कोई बॉलर किसी के लिए रिस्पेक्ट करता है बैटर के लिए। तो न्यूजीलैंड का जब स्कोर आप देखिए, 6 ओवर में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो डिफरेंस था वो लगभग 30 रन का था। तो विकेटों का भी डिफरेंस था। तो साउथ अफ्रीका ने भी कोई खराब बल्लेबाजी नहीं की। अच्छा खेला पहले 6 ओवर में। पहले 6 ओवर में अच्छा खेला, फिर विकेटें दी, और जिसकी वजह से रन्स की औसत बहुत नीचे आ गई। वो तो लकीली टेल एंडर जो है वो ज़्यादा स्कोर, हाँ, अगर जेनसन ने रन बना दिए जाए, वरना तो उनका स्कोर बहुत कम होता। लेकिन जैसे उन्होंने भी जो 55 रन बनाए वो 30 बॉलों पे बनाए, लेकिन उन्होंने वापस खाए सिर्फ 2 ढाई ओवर में। वो वापस दे दिया जैसे, है ना। आधे हाँ, आधे में। आधे में। नहीं, देखिए कल एक चीज हुई, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था, उन्होंने पहले गेंदबाजी ली। तो अगेन वही आज भी होगा, हाँ, मानखेड़े में भी होगा कि जिन स्टेडियम के पास समंदर होता है वहां पे सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, थोड़ा सा बैट्समैन को आसानी होती है। शायद यही देखते हुए न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी की। साउथ अफ्रीका के 77 पे 5 गिरे हुए थे, लग रहा था कि पूरी टीम जो है वो 130 भी नहीं बना पाएगी। हाँ, फिर वो जेनसन ने अच्छा स्कोर किया, टीम 169 तक पहुंच गई, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर था। लेकिन अगेन वही बात है कि बाद में ड्यू फैक्टर था तो उनको बनाना आसान था न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड ने जब 170 चेस करने की बात हुई होगी, तो मुझे लगता है कि पहले ये तय कर लिया होगा ड्रेसिंग रूम में कि बस जल्दी करना है, जल्दी डिनर करना है, अर्ली डिनर होगा, है ना, आज रुकना नहीं है। तो वो उनके दिमाग में उस टाइम क्या स्ट्रेटजी रही हुई, क्योंकि मैच बहुत क्रिटिकल था, अगर हार जाता न्यूजीलैंड तो बाहर हो जाता। देखिए, स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी मेरे ख्याल से फर्स्ट बॉलिंग में। बॉलिंग में उन्होंने ब्रेड नसीर किया, जो बहुत जो हमने आंकड़े देखे थे, जो रिकॉर्ड था ग्राउंड का,
वो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन कल हमने एक बात की थी कि कोई भी अगर ब्रेव बिल्कुल अगर आपने कहा था ये बात कि हाँ अगर कोई ब्रेव डिसीजन करेगा तो वो कुछ नया कर सकता है, और बड़ी टीमें ऐसा करती हैं। तो उन्होंने वो ब्रेव डिसीजन वहाँ पे दिखाया। उन्होंने जो प्लानिंग किया उनके बैट्समैनों के अगेंस्ट, जो टॉप ऑर्डर पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने अच्छे डिसीजन किए और अच्छी जगह पे बॉलें फेंकी। शुरू के 6 ओवर ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने उनको विकेटें ले ली। मिडिल ओवर्स में उन्होंने घेर लिया उन्होंने घेर लिया, जो इस बात का बायस बना कि वो बहुत बड़ा टोटल नहीं कर पाए। वो बड़ा टोटल अभी भी बहुत रीजनेबल टोटल था, कोई बुरा टोटल नहीं था, अच्छा फाइटिंग स्कोर था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई, वो जो न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने जब स्टार्ट लिया वो कोई इतना तेज ले लिया कि 80 रन 6 ओवर में ये बहुत ज्यादा है। वो किसी भी टीम को फौरन गिरा सकते हैं। मोरल वहीं खत्म हो गया तो Exactly. मैच तो वहीं तय हो 6 गया ओवर कि में अब न्यूजीलैंड की Exactly. 6 ओवर में उन्होंने मैच को खत्म करके न्यूजीलैंड की झोली में डाल दिया ओपनर। बिल्कुल तो यही स्ट्रैटेजी होती है जब ओपनिंग बल्लेबाज आपके डेंजरस हों और वो खड़े हो जाएं, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है कि किसी भी बड़ी टीम को हरा दें। ओपनिंग बल्लेबाजों का बहुत अहम रोल था और अभी तक का एक रिकॉर्ड भी रहा था कि साउथ अफ्रीका से न्यूजीलैंड कभी जीता नहीं था। कल न्यूजीलैंड ने वो मैच भी जीत लिया, वो लेकिन- डब्बा भी हटा दिया, एक रिकॉर्ड रहा है, वो बरकरार वो बरकरार रहेगा। जो चोकर्स का रिकॉर्ड रहा है वो बरकरार है, नहीं, उनको वो है ना। शायद साउथ अफ्रीका के पास यही टारगेट है कि आपको ये अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखना है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में। अलावा अभी जो लास्ट में टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, उसके अलावा साउथ अफ्रीका ने, मुझे नहीं याद है कोई आईसीसी कप उठाया हो। लेकिन न्यूजीलैंड ने ये रिकॉर्ड थोड़ा सा अपना वो बेहतर किया है। वो फाइनल तक इस बार पहुंच गया, सेकंड टाइम वो वर्ल्ड सेकंड टाइम पहुंचे हैं फाइनल में नहीं, पहुंचे। फाइनल में पहुंचे हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। वो सेकंड टाइम फर्स्ट पहुंचे, लेकिन अच्छे मोराल के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ खेले। मोरल बहुत हाई हो गया इस जीत के साथ Exactly. न्यूजीलैंड इस जीत के साथ उनका मोराल बहुत हाई हो गया है। उनके जो बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर है, जी उन्होंने मेरा ख्याल से अपने हाथ सही खोले, अपनी बॉडी को सही खोला कि आज तो अब अगर आज इंडिया जीतता है तो कितना बड़ा खतरा होंगे इला? देखिए, इंडिया नो डाउट वेरी गुड टीम, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जो खेल रही है इंग्लैंड, वो भी बहुत अच्छी टीम। यहाँ से पहले निकलना चाहिए इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी हो। पहले मुंबई से अहमदाबाद की फ्लाइट तो पकड़े ना। फ्लाइट बुक करनी चाहिए। हाँ एक टीम तो जोहानिसबर्ग की हाँ, ठीक है, वो तो गई वापस। वो वापस गई, उन्होंने हाँ। वहां पे टिकट करा ली। अब इंडिया को अगर जीतना है तो ऐसे ही जीतना, ऐसे मतलब इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी करके, ब्रेव डिसीजन करके, जो इंडिया करता आ रहा है ऐसे ही करने चाहिए ब्रेव डिसीजन। और मेरा एक फिर भी मशवरा होगा कि कुलदीप यादव को इन करना इन करना करना चाहिए। हाँ हम थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने आंकड़ों की बात की थी। वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड के कैप्टन ने उन आंकड़ों के खिलाफ जाके फैसला किया था। एग्जैक्टली आज देखना होगा सूर्य कुमार यादव वो हिम्मत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एग्जैक्टली लेकिन आज का मैच जो है वो वानखेड़े में है। पिछली बार इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था, तो एक मॉरल कहते हैं ना कि हम हरा चुके हैं, तो एक एज होता है दिमाग में। लेकिन इंग्लैंड अभी तक कोई मैच हारा नहीं, इंडिया एक मैच हाँ भी आपको देखना पड़ेगा, और ना साउथ अफ्रीका हारा। और नई साउथ अफ्रीका हारा था। ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का मैच है वानखेड़े में। अगर वानखेड़े की हम बात करें, इस T20 वर्ल्ड कप में जितने भी पावर प्ले हुए हैं, जो शुरू के ओवर है, वहाँ पे जो रन रेट है वो 8.25 का है, और जो एवरेज स्कोर रहा है वो 50 रन और 2 विकेट पे 50 रन का रहा है पावर प्ले में। मिडिल ओवर्स की बात करें तो एवरेज रन रेट जो है वो 7.93 का है, और एवरेज स्कोर जो रहा है वो 79 और 2 विकेट। डेथ ओवर्स में ज़्यादा रन बने हैं यहाँ पे 10.8 का पर ओवर के हिसाब से रन बने हैं वानखेड़े में, और जो एवरेज स्कोर रहा है डेथ ओवर्स में वो 43 और 3 विकेट गिरे हैं वहाँ पे। तो ये तो हो गई एवरेज की बात। डेथ ओवर्स में ज़्यादा रन बने हैं वहाँ पे एवरेज के हिसाब से। अगर पहले बैटिंग करते हैं वानखेड़े में, इस T20 वर्ल्ड कप के अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने पावर प्ले में 7.93 के हिसाब से रन बनाए हैं पर ओवर के हिसाब से। मिडिल ओवर में 8.02, डेथ ओवर्स में अगेन 11.13। डेथ ओवर्स में यहाँ पे भी ज़्यादा रन बने हैं। अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो भी आंकड़े जो है वो डेथ ओवर्स में 10.27 के हैं, मिडिल ओवर्स में 7.85 के हैं, और पावर प्ले में 8.57 के हैं। तो अभी तक जो रन रेट है उसके हिसाब से डेथ ओवर्स में ज़्यादा रन आए हैं वानखेड़े में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके कैलेंडर्स क्या करते हैं, या कैलेंडर तक बात पहुँचे ही, वहाँ तक बात पहुँचे ही क्यों। देखिए, अगर बात कैलेंडर तक पहुंच गई तो आप मैच हारे हुए हैं। हाँ
तो आप पहले पावर हिटिंग पे ही बात जो फोकस पावर होना। हिटर्स हैं जो आपके वहां से अगर गुजर गई हाँ तो फिर गुजर गई। और अगर बॉलिंग में बात करें तो पेस बॉलर्स और स्पिनर बॉलर्स ने लगभग बराबर ही गेंदें फेंकी हैं और बराबर ही रन खाए हैं। वहाँ पे उसको ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखता नहीं है। पावर प्ले में जो है पेसर्स ने जो है वो लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वानखेड़े ग्राउंड की, वहाँ पे थोड़ा सा अपना समंदर करीब है, जो कंडीशंस हैं वो बड़ी सूटेबल्स हैं शुरू के नए बॉल के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए। वो बड़ी सूटेबल्स हैं। वहाँ पे स्विंग होता है बॉल शुरू के अर्ली ओवर्स में, किसी भी टीम को विकेटें गिर सकती। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि शुरू के 3-4 ओवर जो हैं ज़्यादा ज़्यादा अगर अच्छी जगह पे बॉल फेंका तो विकेट निकलने के विकेट निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, मिस टाइम होने का चांसेस ज़्यादा है। बैट पे अच्छा अच्छा क्योंकि स्विंग होता है, नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, ज़्यादा अच्छा आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग होता है। थोड़ा सा मैं स्विंग का भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि देखिए 3 टाइप का स्विंग होता है। एक जो इन द एयर स्विंग होता है उसको स्विंग कहा जाता है। एक जो लग के बॉल घूमता है फास्ट बॉलर का, उसको सीम बॉलिंग कहा जाता है। एक होती है रिवर्स स्विंग जो वकार यूनुस फेंका करता है। एग्जैक्टली जो एंड पे होती है। लेकिन T20 क्रिकेट में अब वो रिवर्स स्विंग नहीं है क्योंकि बॉल इतना पुराना नहीं हो सकता है, इतना टाइम नहीं। रिवर्स स्विंग के लिए बॉल का बहुत पुराना होना बहुत पुराना होना ज़रूरी है कि वो उस ओवर तक जाए और वहाँ पे वो शेप बना लें। तो आपने देखा होगा कि वो रब करते थे, एक साइड को अच्छा शेप देते थे, दूसरी टाइप को रब रखते थे जिसमें हवा फंसती है, और दूसरी तरफ पे हवा स्लिप होती है तो वो स्विंग होने का बायस बनता है। तो नया बॉल थोड़ा सा इन द एयर स्विंग होगा, जिसके लिए मिस टाइम हो सकता है बैट्समैनों से और विकेटें गिरने के चांसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो कोशिश करें कि एग्जैक्टली शुरुआत के ओवर में विकेट निकाल लें। थोड़ी सी अटैकिंग बॉलिंग करनी होगी। कोई भी अगर टॉस जीतेगा, अगर उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, अगर तो वो पहले स्विंग में बॉलिंग अच्छा है, पहले बॉलिंग लेना वो चाहिए। डेफिनेटली इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे कि शुरू में अर्ली विकेट्स ली जाए। आज का मैच इंडिया और इंग्लैंड का मैच है। सारा दारोमदार बल्लेबाजी पे है। खासकर इंग्लैंड के उसमें टीम का कंपोजिशन देखा जाए तो कुछ बात कर लेते हैं कि अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में दोनों देशों के बल्लेबाजों ने क्या हासिल किया है। तो अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने 160.58 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के टॉप ऑर्डर ने महज 142 142.55। तो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस इन टॉप ऑर्डर। देखिए, जैसे न्यूजीलैंड का भी अगर टॉप ऑर्डर आप देखें, वो पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेकिन जब उनका टॉप ऑर्डर चला, ऐसे ही इंग्लैंड का है, अभी तक उनका टॉप ऑर्डर बटलर चला नहीं है। बटलर चला नहीं है कि जो डिफरेंस को वापस पूरा करे या वो ज़्यादा करे। और इंडिया ने चूंकि संजू सैमसन ने पिछले मैच में बड़ा स्कोर कर बड़ा दिया था, स्कोर कर दिया तो वो एवरेज स्ट्राइक रेट बहुत आगे चला बहुत गया आगे इंडिया चला का। गया। हाँ, मिड ऑर्डर में जो है भारत ने जो है वो 148.35 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं इंग्लैंड ने महज 140 140.65। यहाँ पे भी एक बड़ा डिफरेंस है, बड़ा difference। 8 से 9 रनों का डिफरेंस है। और लास्ट ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पे हमने सिर्फ 73.33 के स्ट्राइक रेट से बनाए। वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 116 और 16.39। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस जी एग्जैक्टली। लगभग 35 रन का डिफरेंस दिखा वो। देखिए, यही तो मैं कहूँगा, जैसे इंग्लैंड ने मैचेस जीते हैं उनका टॉप ऑर्डर फेल होता रहा, उनका जो मेन बल्लेबाज है जिस पे तकिया है उनको, वो फेल होता रहा। लेकिन बाकी टीम अपने अपने इसीलिए टीम हमारी यहाँ मौजूद है, हाँ, हाँ। बिना कोई मैच हारे मौजूद है। हाँ। एग्जैक्टली। तो उनका वो जो स्ट्रेटजी है कि देखिए कोई अगर नहीं कर रहा है, हम तो है ना। हाँ टेल एंडर्स बचा रहे हैं जी। मिडिल ऑर्डर Middle order, बहुत हाँ। शानदार है। मिडल ऑर्डर एंड पावर हिटर। देखिए, जी। कभी भी अगर बात टेल एंडर पे जाएगी, हाँ तो मैच फंस जाता है। वो मैच आपके हाथ से देखा हुआ है, वो किस्मत पे है। वो आपको ऐसा नहीं कह सकते कि ये टेलेंडर मुझे स्कोर करके देगा या ये करके देगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये टेलेंडर मुझे करके देगा, तो फिर आप कोई एतमाद नहीं है। आपके बैटर्स जो हैं वो सारे फ्लॉप है। तो अक्सर हमारी टीम में ऐसे होता था कि राशिद करता था। तो हम जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती थी या कुछ होता था, कि मैंने कहा यार अगर राशिद पे हम भरोसा कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारा ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर राइट, जब भी उसके पास बॉल मेन चीज जा रही है कि सारा स्कोर उसी ने कर रहा है। बैटिंग भी उसे करनी, बॉलिंग भी उसे करनी है। Exactly। तो ऐसा नहीं होता है बड़ी टीमों के अगेंस्ट। हाँ, छोटी आयरलैंड वगैरह, स्कॉटलैंड और इन टीमों के अगेंस्ट अगर कोई खड़ा हो जाए, स्कोर कर दे। लेकिन बड़ी टीमें बड़ी कैलकुलेशन करके आती हैं। छोटी सी मिस्टेक उनको बहुत मैच से दूर ले जाती है, क्योंकि
सामने वाले के स्किल्स भी बहुत भी बड़े हाई लेवल के होते हैं। जैसे हमने न्यूजीलैंड को देखा, देखिए वहां से उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा बैट बॉलिंग हुआ, थोड़ा उन्होंने अपने स्किल्स को इतना यूज किया कि वो टीम मैच वन साइडेड ही हो गया, हालांकि कोई बहुत छोटा टोटल अच्छा खासा टोटल था और फाइटिंग टोटल था। न्यूजीलैंड ने भी अगर आप देखिए तो सेकंड ओवर में 2 विकेट निकाले थे। 2 ऐसे मौके आए थे कल के मैच में जब हैट्रिक चांस बन गई थी, ऐसा बैक टू बैक 2 विकेट निकाले थे। हाँ, हम इंडिया और इंग्लैंड की बात कर रहे थे। एक और आंकड़ा है हमारे पास कि इंडिया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ओवर वाइज कितने स्कोर किए हैं। तो अगर हम पावर प्ले की बात करें तो इंडिया ने 151.38 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया है और इंग्लैंड ने 136.51, तकरीबन 15 रनों का डिफरेंस है पावर प्ले में। मिडिल ओवर की बात करें तो इंडिया ने 131.75 7 से 15 तक की। हाँ, तो इंडिया ने 131.75 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, इंग्लैंड ने 125.13 के हिसाब से रन बनाया। तो इन दोनों फ्रंट पे जो है वो इंग्लैंड भारत से फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से पीछे है। और वहीं डेथ ओवर्स की बात करें तो इंडिया ने 185.93 और इंग्लैंड का 173.12। तो अगर हम देखें कि सारे ही तीनों ही फेज में पावर प्ले, मिड ओवर और डेथ ओवर्स में इंग्लैंड स्ट्राइक रेट के मामले में इंडिया से काफ़ी पीछे है बल्लेबाजी में। देखिए अगर हम इसको भी देखें बिल्कुल पीछे है, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इंडिया अब क्या करेगी। जैसे साउथ अफ्रीका लीडिंग थी, उनके टॉप ऑर्डर ही सब फिनिश कर रहे थे, सब कुछ खत्म कर रहे थे, लेकिन जब काउंटर अटैक हुआ न्यूजीलैंड की तरफ से तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। न्यूजीलैंड ने कुछ बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिए, जो कि जैसे हम आंकड़ों को देखकर कोई भी टीम एनालिसिस करती है, आंकड़ों के एनालिसिस करती है, पिच के एनालिसिस करती है, न्यूजीलैंड उसके अगेंस्ट गया। बिल्कुल, उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, ऐसा ब्रेव डिसीजन किया कि साउथ अफ्रीका को समझ ही नहीं आया। उनका देखिए मिडल के ओवर में उनकी टीम को कोलैप्स करवाना, ठीक है उनके टेल एंडर ने स्कोर किया है, टीम को ठीक पोजीशन पे ले आए थे, लेकिन वापस जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग किया उन्होंने टॉप ऑर्डर ने उनका मैच शुरू के 6 ओवर में ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। जी हाँ। जी एक के आंकड़ा ऐसा है जो इंडिया के लिए खतरे की घंटी बन सकता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि बल्लेबाजों ने फास्ट बॉलर के खिलाफ किस स्ट्राइक रेट से बनाए हैं और स्पिनर्स के खिलाफ, उसमें अगर हम स्पिनर्स की बात करें बल्लेबाजी में देखिए तेज गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने 167 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 138.5। यहाँ पे इंडिया को एक लंबा एज है। लेकिन स्पिन की बात करें तो इंडिया ने महज 127 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, वहाँ इंग्लैंड का स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के खिलाफ 141 था। क्योंकि हम रिजाई करने जा रहे थे, हम बात कर रहे थे कुलदीप यादव को लेके आने की और वरुण चक्रवर्ती को अभी रिप्लेस कर रहे हैं या किसको भी रिप्लेस करें। इंग्लैंड ने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला है बल्लेबाज, क्योंकि उनके मिडल ऑर्डर्स लंबा खेले, उतना ऑर्डर उनका नहीं खेला, उनका चल नहीं पा तो रहा है। डेफिनेटली अगर कोई लंबा खेलेगा तो उसको बॉल ज्यादा अच्छा दिखेगा, वो ज्यादा शॉट्स अपने फिर मार सकता है। तो उनका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेटेजिकली खेला और अपनी टीम को अनबीटन कर दिया अभी तक के। लेकिन अगर उनका टॉप ऑर्डर चलेगा तो फिर सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली स्विंग होगा, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, जो कि कंडीशंस वाइज है, जो कि वानखेड़े या मुंबई की कंडीशंस हैं, उसमें शुरू के पास बॉलर्स को थोड़ा मौका मिलेगा स्विंग का कि वो अर्ली विकेट ले लें। अगर वो जगह पे बॉल किया, अगर अच्छे वीक एरियाज पे बॉल किया तो वहाँ पे वो विकेट ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि संजू सैमसन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा स्विंग के साथ। और दूसरा ये कि चूंकि इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको फंसाने के लिए उसको रोकना बहुत जरूरी है। कुलदीप यादव को शायद लेकर आना चाहिए। इसलिए हम बार बार कुलदीप यादव का नाम ले रहे हैं कि वहाँ पे हमको एक ऐसा चाइनामैन बॉलर चाहिए जो इंग्लैंड के बैट्समैन को स्लो कर सके। डिफरेंट ऑर्डर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो डिफरेंट टाइप हो, देखिए पूरे वर्ल्ड कप में वो सबको खेल चुके हैं, वो वेरी वेल प्रिपेयर्ड हो गई है इंग्लैंड टीम। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगरा बढ़ा करके इन टीम इंडिया को कुलदीप यादव को डालना चाहिए ताकि कुछ डिफरेंस आए, ताकि मिडिल ऑर्डर्स में उनको ऐसा बॉलर चाइनामैन उनको खेलने को मिला ही नहीं। जी बिल्कुल। वानखेड़े का जो अभी तक का एवरेज है वो 173 का है। कितना टोटल बनाया पहले खेलने वाली टीम की जो है मैच पे, मतलब पहले से पहली इनिंग में ही वो काबू कर ले। देखिए हर किसी की नजरें फर्स्ट 6 ओवर पे होंगी, चाहे आप वो बॉलिंग कर रहे हैं चाहे आप वो बैटिंग कर रहे हैं।
बैटिंग वाले अटैकिंग मूड में होंगे, उनका अटैकिंग मूड ऑन होगा और हम्म। वो कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को पहले 6 ओवर में 50 से 55 रन का दे दे। अगर एक विकेट गिरती है तो नो प्रॉब्लम। देन फिर नेक्स्ट फेज आपका शुरू होगा मिडिल ऑर्डर्स का, जो कि टीम को लेके जाएगा और डेप्थ में जो के बहुत अच्छे हिटर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड भी वहाँ पे अच्छा खेल रहा है, इंडिया भी अच्छे खेल रहे हैं, हाँ। दोनों, क्योंकि दोनों अब वर्ल्ड की टॉप टीम में बन गई हैं। दोनों टॉप टीमों के दरमियान मैच है, हाई स्किल लेवल है, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी एक्स्ट्रा स्किल यूज करके किसी टीम को भी कहीं से भी डैमेज किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा और प्रेशर का बड़ा रोल होगा इसमें कि कौन सी टीम फर्स्ट प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब होती है। जिसने फर्स्ट प्रेशर क्रिएट कर दिया वो बाजी मान तो रहा है। वो बाजी मारने के ज्यादा चांसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तरफ से मतलब फिक्र की दो चीजें हैं। एक तो अभिषेक शर्मा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, कल एक मिसाल बन गई है ओपनर्स की, ये कहीं ना कहीं प्रेशर और आ गया होगा उन हाँ पर। जी, हाँ। दूसरा, जो हमारा एक हीरो है हार्दिक पांड्या, T20 का तो हीरो है ही है ना, उसने भी अभी तक कोई बहुत ऐसा इम्प्रेसिव रोल नहीं नहीं किया किया है। है, ना बल्लेबाजी में ना गेंदबाजी में। क्योंकि हम इंग्लैंड ने मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे रन बनाए हैं मिड ओवर्स में, उस टाइम यही हार्दिक पांड्या वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि हार्दिक पांड्या कल अपने कलर में नजर आए, जो उनका एक फ्लेवर है। और दूसरा कि अभिषेक अगेन वही बल्ला करें कि चले। बल्ला चले। प्रॉब्लम क्या है, बल्ला तो वो चला रहे हैं लेकिन बल्ला चल नहीं पा रहा। ये मुझे कल के मैच में, इंग्लैंड के मैच में सॉरी याद है कि यहाँ पे हार्दिक पांड्या को नए बॉल नहीं करना चाहिए। हार्दिक पांड्या तो जो उसमें अब तक ऐसा गलती की पिछली बार सही कुमार यादव ने यहाँ पे वापस अर्जी पर बुमराह को ही लेके आया। हर्षदीप का बॉल अच्छा हिलता है, हर्षदीप का, बुमराह का अच्छा है, विद पेस है, एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप स्विंग के साथ पेस भी होगा तो बैट्समैन के लिए अर्ली विकेट, बॉलर के लिए अर्ली विकेट लेना कोई मुश्किल नहीं होगा, अर्ली चांसेस मिलेंगे। और इंग्लैंड कोई के ओपनर वैसे भी दबाव में है परफॉर्मेंस के, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली है ना। यहाँ पे एक और चीज़ टीम इंडिया को देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम मुझे फील्डिंग वाइज ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, इंडिया ने पिछले 3-4 मैचेस यहाँ पे कि बिल्कुल इंडिया की टीम को हाफ चांसेस पे बड़ी तवज्जो रखनी होगी, कि जो हाफ चांसेस के रन आउट्स हैं, जो अच्छी बाउंड्री को रोकना है, जो छोटे रन रोकने हैं, तो इस पे भी रन बहुत बड़ी नजर रखी। कैच तो नहीं छोड़ना है, ये तो तय है आज, है ना। जैसा कि आपने पिछले मैच में कैच छोड़ा, और खासकर टॉप ऑर्डर का, वो भी जबकि बटलर ऑलरेडी दबाव में सोए हुए हैं। हाँ, सोल्ट एक खतरा हो सकता है आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि बटलर नहीं खेल पा रहे तो क्या हुआ उस पूरे टीम खाता नहीं है। खाने में नमक पड़ गया तो खाने में फ्लेवर आता है, सॉल्ट वही काम कर रहा है। अपना सॉल्ट अगर डाल दिया खाने में तो जो है वो खाने में फ्लेवर आ जाएगा। तो इंडिया को आज बिना सॉल्ट के खाना खाना है, मतलब बिना नमक का खाना खाना है। सॉल्ट को जल्दी हाई नहीं कर रहा है। हाँ, एकदम बीपी हाई नहीं करना है। आप पहले ही सॉल्ट को जल्दी से कम रन पे निपटा दें, ताकि ना नमक बढ़ेगा खाने में, ना आपका बीपी हाई होगा, है ना। बटलर को भी जल्दी निपटाना है, क्योंकि ज्यादा बटर भी जो है ना वो आपके सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो इंडिया को आज जो है ना फूड डाइट प्लान तैयार करना होगा कि उसको किस किस बल्लेबाजी को टारगेट करना है। और जैसा कि कोच साहब ने कहा कि स्विंग का एक रूल हो सकता है शुरुआत में, है ना। तो ये बाद में क्या होता है ना कि सेकंड इनिंग के आखिरी 10 ओवर जो है ना, वो गेंद थोड़ा स्लो होती है, बल्लेबाज को जो है ना वो एक आसानी हो जाती है। ये थोड़े चांसेस ये भी हैं कि ड्यू फैक्टर भी आ जाए, देखिए, डीप फैक्टर भी हो जाएगा। में स्विंग मिल सकता है। शुरू का नहीं मिलेगा और स्कोर बनेगा। 30 ओवर के बाद तो पक्का जो है ना वो बॉलर्स को प्रॉब्लम होती है डी फैक्टर में, बैट्समैन के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि इंडिया टॉस भी जीते। अगर इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया और उसने इंडिया को बॉलिंग के लिए इन्वाइट कर लिया, तो बहुत जरूरी है कि इंडिया एक बहुत बड़ा स्कोर बनाए। मैं बहुत बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि अब जैसा हमने कल भी देखा और जिससे इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी हराया, ये 170-190 वाला स्कोर काम नहीं करने वाला है, 200 प्लस होना चाहिए। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लस 6 ओवर्स। हाँ, अगर यहाँ पे किसी के भी ओपनिंग बल्लेबाज, चाहे वो ओपनिंग बल्लेबाज हैं चाहे वो ओपनिंग बॉलर हैं, यहाँ पे उन दोनों को कमाल दिखाना है। किसी भी टीम को अंडर प्रेशर करना है, बड़ी टीम को। अगर बड़ी टीम को अंडर प्रेशर नहीं किया तो न्यूजीलैंड वाला हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाल इंडिया का भी हो सकता है, वो हाल बिल्कुल इंग्लैंड का भी हो। बहुत बहुत अहम होगा आज कि ओपनर्स क्या करने वाले।
बहुत ही अहम होने वाला है आज का मुकाबला। एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है इंग्लैंड। जी हाँ, अगर जॉस बटलर और अभिषेक शर्मा का बल्ला चल जाता है तो आज के गेम की दृश्य एकदम ही अलग होने वाला है। तो क्या होगा आज के मैच में? कौन टॉस जीतेगा? कितना स्कोर बना पाएँगे? पावर प्ले में क्या होगा? और बहुत ही रोमांचक होने वाला है आज का मैच ये वानखेड़े स्टेडियम में। आगे भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।